नमस्कार दोस्तों, मैं रामुख मर्यादो एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है और यह प्रैक्टिस सेट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित है। यानी हमने पिछले प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो कि लेसन नंबर 5 है शिक्षण कौशल के अंतर्गत, जो कि 10 नंबर का पार्ट है, उसके अंतर्गत हमने 5वां लेसन जो होता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंतर्गत हमने उस थ्योरी को पढ़ा। थ्योरी को करने के बाद फिर मैंने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया हम लोगों ने, और उसके बाद आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें 13वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। 12 प्रश्न पिछली वीडियो में पहला प्रैक्टिस सेट में मैंने खत्म कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आप एक बार प्रश्न लगा कर तो देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल कैसा था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पहले थ्योरी फिर वीडियो। अगर थ्योरी नहीं देखेंगे तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा आपको। तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, तुक्का यहाँ भी लगाइएगा, तुक्का एग्जाम में भी लगाइएगा। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किसके अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पूर्ण विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ा। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या में पूर्ण विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, ये प्रश्न कर रहा है। विकल्प आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं। यहाँ है विकल्प हमारा, देखिए विकल्प ये रहा। विकल्प ये है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष बाद और 100 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष बाद आप इस जो पाठ्यचर्या के जो पूर्ण विकास और समीक्षा की जो बात कही गई है वो आप कर सकते हैं। तो कितने वर्ष बाद? तो 6 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं भैया कि व्याख्या क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए, 6 वर्ष के उपरांत पाठ्यचर्या के पूर्ण विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। पाठ्यचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है, हिंदी में इसको करिकुलम को पाठ्यक्रम कहते हैं, शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एक लैटिन भाषा क्यूरो से बना है, जिसका अर्थ होता है रनवे या रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का रास्ता। हिंदी में इसका अर्थ होता है अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, किसी मार्ग पर दौड़ना। तो जैसे बालक भी तो एक पाठ्यक्रम के अंदर सीमित होते हैं कि भाई उस पाठ्यक्रम से पढ़िए, उसके बाद उस लक्ष्य पर दौड़िए, यही चीज तो उसमें कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पूर्ण विकास एवं समीक्षा किया जाता है। किसी भी पाठ्यक्रम का जो समय अंतराल होता है उस पर विचार किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हास्य की समस्या से आशय है। हास्य की समस्या से आशय क्या है? तो हास्य की समस्या से आशय है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना ही हास्य कहलाता है। अब एगो चीज में इहो कह सकते हैं, एक अपव्यय भी कह सकते हैं कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाना। ठीक, तो उसी को हम हास्य की समस्या भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो विकल्प हमारा होगा वह सही हो जाएगा। अब तनी व्याख्या भी इसका देख लेते हैं। देखिए, कहा गया है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना हास्य की समस्या कहलाता है। हाटांग कमेटी के अनुसार, अब देखिए हाटांग कमेटी की जितनी भी बातें हैं मैंने पढ़ाया हूँ, एक वीडियो में इसको पढ़ाया हूँ। हाटांग कमेटी यह 1929 में कमेटी आई थी, हाटांग कमेटी। ठीक, तो आप उस वीडियो को देखिए जाकर, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसमें कहा गया है कि प्राइमरी कक्षा पूरी करने से पहले बच्चे का किसी स्तर पर स्कूल छोड़ देना अपव्यय या हास, उसी को हिंदी में हम कह रहे हैं ना, अपव्यय या हास उसी को कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसकी व्याख्या जो है हाटांग कमेटी ने किया था। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लगता है कि गलत बता दिया होगा कोठारी आयोग, लेकिन कोठारी आयोग अपने जो उसमें जब उसने प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत किया था 1966 में कोठारी आयोग, तो इसकी भी व्याख्या कोठारी आयोग भी किया था। लेकिन सबसे पहले पूछे इसकी व्याख्या किसने किया था? तो हाटांग समिति ने किया था, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय में बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? किस स्तर के विद्यालय में बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए? तो किस स्तर के भैया? तो देखिए, किस स्तर के देंगे? तो आप देंगे किस स्तर के? प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और पूर्व प्राथमिक स्तर।
पूर्व प्राथमिक स्तर की बात की गई है, मतलब दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं, अब देखिए यहाँ थोड़ा उसकी व्याख्या है, देख लेते हैं इसको भी। पूर्व प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। ठीक, इस स्तर पर बालक को खेल कूद किंडरगार्टन प्रणाली द्वारा शिक्षा देना ज्यादा उचित होता है। ठीक, अब चलो 16 देख लेते हैं। जहाँ 16 का कह रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ किया गया था। देखिए पूछ दिया ना प्रश्न कि कब से प्रारंभ किया गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। इसका सन ज्यादा पूछता है, मध्याह्न भोजन का वितरण का प्रारंभ। अभी इस समय इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषक योजना रख दिया गया है। ठीक, तो ए वाला विकल्प सही हुई 16 का। अब थोड़ी व्याख्या इसका देख लेते हैं। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन वितरण योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ये देखो, प्राथमिक स्तर के नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों के स्कूल में पूरे समय बनाए रखना, मतलब कि उससे बच्चे पूरे स्कूल में बने रहेंगे पूरे दिन। उसके बाद छात्रों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना और छात्रों को अनुपूरक पोषक उपलब्ध कराना तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के बच्चों को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उससे बीच के सामाजिक सौहार्द एवं एकता में वृद्धि करना। जो कि जो छुआछूत की भावनाएं हैं उसको, जो धर्म जाति लिंग आधार पर जो नहीं विभेद किया जाता है उसको सबको उसमें समाप्त किया जाता है, उस आधारों पर और एकता बनाए रखने का जो कार्यक्रम है उसका विकास किया जाता है, वृद्धि किया जाता है इस मध्याह्न भोजन से। ठीक, अब चला है तनी और व्याख्या वो देख लें। जहाँ पोषण दिहल जाता है, इस योजना के तहत प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन में प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक, तथा 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है और ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं के में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है। तो किस वर्ग की, तो देखिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए भी है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 7वां का। अब अगर थोड़ी व्याख्या है इसका भी देख लेते हैं, काफी मोस्ट व्याख्याएं हैं। चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अनुसूचित जाति व जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के बालिकाओं के लिए साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। केंद्र स्तर में सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया। इस योजना के तहत देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान है और इस विद्यालय में कम से कम 75% सीट जो है SC, ST और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 75% आरक्षण की गई है और 25% जीवन सीटिया बा वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को परिवार वाले बालिकाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 25% जीवन सीटिया, अब 75% जो सीटिया है SC, ST और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इसमें बालिका खाली पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, ये ना कि बालिका लिखा यह है तो आप लोग उससे समझ ही जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का कहता देख रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त हुई, सर्व शिक्षा अभियान के संचालित करने के लिए। तो एकरा खातिर जो धनवा बना वो कहाँ से दिहल जाई, तो ओकर जो धनवा बा वो दोनों दे, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, तो जब राज्य दे केंद्र सरकार दी तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब एहू का थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जब
काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें भी पॉइंट लिखे गए हैं। व्याख्या में तो एक प्रश्न के कई उत्तर दिया गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य दोनों देता है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 9वीं योजना की अवधि के लिए 85-15, 10वीं में 75 और 25, और उसके बाद यह 50 और 50 के अनुपात में होता है। इस योजना का कार्यान्वयन 2000 से 2001 के बीच में किया गया था। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि फ्राबेल ने शिक्षण पद्धति किस बात पर बल देती है। तो जो फ्राबेल की शिक्षण पद्धति है वो किस बात पर बल देती है, तो गीत पर, गति पर, रचना पर, तो ये तीनों पर बल देगी। ऑप्शन नंबर डी वाला बचल ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि खेल से गीत भी सिखाना है, रचना भी सिखाना है, आपको रचनात्मक कार्य और गति क्रिया भी सिखाई जाती है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला विकल्प दिया गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षण पद्धति में गति, गीत, रचना आदि सभी को सम्मिलित किया गया है। बल दिया गया है फ्राबेल शिक्षण पद्धति 3 मुख्य क्रियान्वयन प्रणालियों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम क्रिया प्रणाली, इसमें 2 प्रकार होते हैं। का है भौतिकी आकृति उपहार, यानी 6 रंगीन मृदु गेंदे, एक घन गोला, और चित्रकला दूसरा है। सिलाई व्यवसाय और मिट्टी आकृतिक निर्माण, सृजनात्मकता को जागृत करना, और दूसरी क्रिया प्रणाली है इसमें गीत गाए जाते हैं। तीसरी है क्रीडावृत्त में खेलने के अनेक खेल होते हैं। ठीक, ये फ्राबेल पद्धति में अपनाई गई है 3 प्रक्रियाएं। अब आ प्रथम प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण किसके द्वारा लिखी गई है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्राथमिक स्तर में जो भाषा शिक्षण है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है गिजू भाई बघेला। काफी फेमस व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाता है, गिजू भाई बघेला। कुछ व्याख्याएं उसको देखते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 20 का। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण पुस्तक जो है गिजू भाई बघेला द्वारा लिखी गई है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण पुस्तक पूछे तो ध्यान में रखिएगा, गिजू भाई की शिक्षा शास्त्र विषय महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को समझाया है कि बच्चे को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, इसमें बताया गया है। गिजू भाई के अनुसार सबसे पहले वाचन पर बल दें चाहिए, इसके बाद अंगुली से कलम पकड़ाएं, रेखाएं बनवानी चाहिए और लेखन का आरंभ करना चाहिए। ये गिजू भाई अपने सजेशन दे रहे अपने बुक में। ठीक, उनकी बुक का भी नाम याद रखिएगा। गिजू भाई ने फ्राबेल माइकेल वेस्ट से सहमति व्यक्त की है और वे अब पहले बच्चों को पढ़ाना सिखाने की बात करते हैं। गिजू भाई प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा के वे लोकगीतों, ग्राम गीतों के माध्यम से कविता शिक्षण का प्रारंभ करने को कहते हैं गिजू भाई। और व्याकरण की शिक्षा व्यवहारिक रूप से पाठ के साथ ही दी जाए, अलग से नहीं। पाठ के साथ ही व्याकरण शिक्षा की भी बात करते हैं कि आप दीजिएगा, अलग से न दीजिए, नहीं तो समझे नहीं आएगा बच्चों को। खेल खेल में छात्र संज्ञान, सर्वनाम, विशेषण आदि की पहचान करना सीखेंगे। ठीक, खेल खेल में व्याकरण में यही तो सब आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब आ जाता है इतिहास को कहानी के माध्यम से। इतिहास के बारे में इन्होंने कहा भैया कि इतिहास को कहानी के माध्यम से, ग्लोब व नक्शे को सहायता के माध्यम से भूगोल को रोचक बनाया गया है। ठीक, इस पुस्तक के माध्यम से गिजू भाई ने यह समझाने की चेष्टा की है कि छोटे बच्चे को शिक्षकों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अपनी पुस्तक में ही बात कर ले हो कि छोटे बच्चों को शिक्षकों को कैसे पढ़ाना चाहिए। अतनी गांधी जी की भी तो बात करेंगे इसमें, तो अब चलो गांधी जी की भी देख लेते हैं। टैगोर भी हैं इसमें भी। जब गिजू भाई प्राथमिक शिक्षा के बारे में सजेशन दे सकते हैं तो गांधी भी दिए हैं। गांधी जी की पुस्तक शिक्षा पर मेरे विचार, नई शिक्षा के लिए, भारत का मेरा सपना, हिंद स्वराज, आरोग्य की कुंजी, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज इत्यादि इनकी जो पुस्तकें हैं जो गांधी जी की बात किया जाता है। तो ठीक, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज और
थोड़ा याद रखिए, ध्यान में रखिएगा कि देखिए शिक्षा पर मेरे विचार इनकी पुस्तक है। एक नई शिक्षा के लिए, भारत का मेरा सपना, हिंद स्वराज, आरोग्य की कुंजी, मेरे सपने का भारत, ग्राम स्वराज, इनकी जो पुस्तकें हैं गांधी जी की, छोटो बच्चों से संबंधित। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि, काबुली वाला गोरा, और एक है चोखेर वाली इत्यादि इनकी पुस्तकें हैं। ठीक। और पंडित जवाहरलाल की पुस्तकें भारत की खोज, मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरी कहानी। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का, तो मारिया मांटेसरी की शिक्षण पद्धति प्रभावित है। मारिया मांटेसरी की शिक्षण पद्धति काफी प्रभावित किसके लिए भैया? मुख्य बधिरों के लिए, दिव्यांगों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो जो मारिया मांटेसरी की जो शिक्षण पद्धति वो सबसे ज्यादा मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है या प्रभावी है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मारिया मांटेसरी की शिक्षण पद्धति मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रभावित है। मारिया मांटेसरी 2.5 से 6 वर्ष के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली हैं। मतलब इन्होंने 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों पर ही प्रयोग किया था। रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बच्चों के बालकों की चिकित्सा का कार्य करते हुए उनका ध्यान उस बालकों की शिक्षा की ओर गया और उन्होंने मांटेसरी पद्धति का विकास किया, जो बाद में सामान्य बुद्धि बालकों के लिए उपयोग में लाई गई। यानी पहले तो ये मंद बुद्धि बालकों के प्रयोग में किया, अपनी शिक्षा का प्रयास मारिया मांटेसरी पद्धति अपनाई। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ने लगते हैं। 6 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा इनके। अब प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 करा कि किसी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोका जाना कहलाता है। तो जब एक ही बच्चा एक ही कक्षा में जब ढेर दिन रह जाई तो ओके का कहल जाई? तो ओके कहल जाई अवरोध। यानी कि मान ला कि फेल हो गई वही में, तो वही में रह गई, तो वो अवरोध की श्रेणी में आता है। और हाँस, ये जो हाँस है, हिंदी में हाँस कहा जाता है और इंग्लिश में अपव्यय कहा जाता है। अपव्यय भी शब्द कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप एक ही कक्षा, बीच में ही कक्षा छोड़ देते हैं तो उसका हाँस होता है। तो इसका विकल्प सही होगा बी वाला 22 का। अब चलते हैं आगे। अभी यहाँ अपव्यय और अवरोध की व्याख्या फिर से किया गया है। देखिए, किसी बच्चों को एक ही कक्षा में 1 से अधिक रोका जाना अवरोध कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, अवरोध और अपव्यय प्राथमिक शिक्षा की संबंधित समस्या है। अपव्यय का आशय बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना। जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसको बीच में छोड़ देता है, वो अपव्यय हो जाता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है, तो वो अपव्यय कहलाता है। अवरोध का मतलब होता है, यहाँ अवरोधो दे दिलवा, लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। हटांग कमेटी के अनुसार प्राइमरी शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चे का किसी स्तर पर स्कूल को छोड़ देना, किसी स्तर पर स्कूल को छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। हटांग समिति आई थी और हटांग समिति 1929 में आई थी, याद रखिएगा। अब अवरोध का है, उसको देख लेते हैं। अवरोध का आशय कक्षा में असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहर जाना, वही का कहलाता है अवरोध कहलाता है। फेल हो जाना एक ही कक्षा में कई बार, वह अवरोध कहलाता है। ठीक, सीधी भाषा में समझ लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि अभिभावक सम्मेलन, माँ बेटी मेला या शिक्षा समिति की बैठकों के आयोजन का उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य होता है, जिसको अभिभावक सम्मेलन हम कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, यही प्रश्न पूछा है, आप लोगों के सामने विकल्प दिया गया है। तो देखिए, समाज को विद्यालय से जोड़ना, जो विद्यालय है उसमें समाज को जोड़ना इसका ही लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब यही चीज वहां पर बैठने का उद्देश्य है कि समाज को विद्यालय से जोड़ना, यही बात इसमें कहा गया है उत्तर में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि शिक्षा के विकास में संलग्न प्रमुख राष्ट्रीय स्तरीय संस्था कौन सी नहीं है। राष्ट्र स्तरीय जो संस्था है कौन सी इसमें से नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी तो ये है केंद्र स्तर पर, एनजीटी भी है केंद्र स्तर पर, एनपीआरसी ये नहीं है, और आईजी गांधी जी वाला जो है इंदिरा गांधी बालिका विश्वविद्यालय ये है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा व्याख्या है इसका। एनपीआरसी होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं एनपीआरसी होता क्या है। देखिए एनपीआरसी के लिए विकास में संलग्न प्रमुख राष्ट्रीय संस्था नहीं है, बल्कि यह ब्लॉक स्तर की एक संस्था होती है एनपीआरसी। इसका पूरा नाम है न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया जाता है एनसीईआरटी, और यह पाठ्यक्रम का भी निर्माण करती है, याद रखिएगा। यह भारतीय परिषद में स्कूल संबंधी सभी नीतियों पर काम भी करती है। ये एनसीईआरटी ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है एनसीईआरटी। अब एनसीटी को भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी ध्यान में। और IGNOU भी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। एनसीटी इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में किया गया था। इसका काम भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानक प्रक्रियाओं और धाराओं की स्थापना करना और उनका निरीक्षण करना, इसका एनसीटी का काम होता है, एनसीटी का काम होता है। इसका मूल उद्देश्य समूचे भारत के अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखता है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। और एनसीटी का सीधा शब्दों में समझ लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक गण होते हैं उनकी जो नियोजित प्रणालियाँ होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो विकास होता है शिक्षकों का, उस पर कार्य करने का जो है एनसीटी का कार्य किया। एनसीटीई जो है स्थापना किया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है कार्य करने वाली संस्था, याद रखिएगा। और IGNOU भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था ये भी है, और इसकी भी स्थापना नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, और यह 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में, सबको पता है। इसलिए शिक्षण और अनुसंधान के अलावा विस्तार और प्रशिक्षण इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य आधार होता है, ठीक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। पूछता है, ध्यान रखिएगा, सन को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक। अब कह रहा है विद्यालय प्रश्न कि विद्यालय शिक्षा के सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए पहली चीज समझिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की बात कर रहा है, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर ये इसकी स्थापना कब की गई थी यही पूछ रहा है। तो 1 सितंबर 1961 में, पीछे अभी बात हमने इसकी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब तनी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में किया गया था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब एक तनी कार्य हो, इसको समझ। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का कार्य करता है। NCERT ये राष्ट्र स्तर पर होता है। तो अब इतनी चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। मैंने 25 प्रश्न, मैंने काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए कराया था। आप इन प्रश्नों को लगाए हुए तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न कैसे थे, कितने महत्वपूर्ण थे। अब आशा करता हूँ कि यह हमारा वीडियो प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।